हाँ, सबसे पहले हम इसी फोल्डर जो है इसको कर लेते हैं। उसमें जस्ट फर्स्ट वी विल गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन है एक्सपो की क्रिएट आवर फर्स्ट एप्लीकेशन। दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन। ये डॉक्यूमेंटेशन हमने फॉलो करनी है कि एक्सपो। अच्छा, आपके पास डिफरेंट, आपके पास नोड जेएस का मिनिमम 18 से 20 तक का वर्जन इंस्टॉल्ड हो, वी एस कोड तो होगा ही होगा, मैक के लिए पावर शेल हो, डब्ल्यू एस एल टू हो, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स हो, लेकिन कोई इशू नहीं है। आपके पास चॉइस है कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू करें या फिजिकल डिवाइस के थ्रू करें। इस सेशन के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर लेंगे। फिजिकल डिवाइसेस तो बहुत ईजी है, आप सिंपली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। उसका जो है एक्सपो गो के नाम से प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है। जब आप इसको सर्च करेंगे ना, एक्सपो गो, ये रहा एक्सपो प्रोजेक्ट। हाँ, ये एक्सपो गो के नाम से ना एप्लीकेशन, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना अपने मोबाइल डिवाइस पे, मोबाइल में। और फिर क्या होगा कि जब हम एप्लीकेशन चलाएंगे ना, एप्लीकेशन के टर्मिनल पे एक क्यूआर कोड आएगा। जैसे आप उस मोबाइल के कैमरे से क्यूआर कोड स्कैन करेंगे ना, तो वो आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन शो अप हो जाएगी। बात समझ आई? जी सर। तो बात समझ आइए जी जी सब। सर। ये एप्लीकेशन जी लाजमी कर सर। लें, ये एप्लीकेशन जी सर। लाजमी कर लें। ये कर लीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन लाजमी कर लीजिएगा। एंड्रॉयड स्टूडियो अगर करना हो तो एंड्रॉयड स्टूडियो जिसका सिस्टम अच्छे से सपोर्ट या मशीन सपोर्ट कर सकती थी, तो आपने उसमें वर्चुअल डिवाइस उसकी उनकी चलानी है। आई वो इसके लिए मैं पिक्सल 4 यूज़ कर रहा हूँ, API 35 का। कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी चीज़ इशू नहीं है। और हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे कि सबसे पहले उसे क्या, प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपने ये वाली कमांड यूज़ करनी है, ठीक है। nps क्रिएट रेक्ट आप करते थे, इसी तरह आपने एक्सपो ऐप करना है, ठीक है। यहाँ पर वी विल पुट फर्स्ट ऐप और नो। अभी हमारा उतनी देर प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, और इस आपने क्रिएट ये यस कर देना है, ठीक है। ये जैसे आपका इंटरनेट होगा हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। यहाँ पर हम साइड पे एमुलेटर चलाते हैं, जो कि चल जाए। हाँ, इसको लॉक लगा होगा, ठीक है। ये एमुलेटर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। और इधर टर्मिनल भी आपको नज़र आ रहा है। ये जैसे आप इंस्टॉल हो जाता है, ये कुछ चीज़ें और भी पैकेज इंस्टॉल कर रहा होगा। आप सबको रिएक्ट नेटिव का इंट्रो पता है, या उसके बारे में थोड़ा सा गाइड, जिसको पता है थोड़ा सा मुझे अब हमें भी बताएं, बताएं। हम्म। जी सर, ये जब मेरा मास्टर हो रहा था तो सर ने ना रिएक्ट नेटिव भी ऐसा डॉक्स के थ्रू पढ़ाई थी, और ये हम्म। एक्सपो भी पढ़ाई थी। हम्म। तो रिएक्ट नेटिव में तो अभी तक तो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि इतना पता था कि हम्म। जी जी, बताएं। मैं एक मिनट ना, मैं डॉक्स में से ही देख लेता हूँ, वो मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। वो डिव के लिए अलग नाम था और टेक्स्ट के लिए तो टेक्स्ट ही नाम था शायद। डिव के लिए आई थिंक सो। डिव के लिए व्यू यूज़ होता है, ठीक है। हाँ, व्यू था। हाँ। हाँ, वो इतना तक तो पता था। बाकी मेरी मशीन इतनी पावरफुल नहीं थी, तो फिर उसमें इसके ज़्यादा लिए काम मशीन नहीं कर पावरफुल सका मैं। चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं, चाहिए भी नहीं नहीं, आपका। वो एंड्रॉयड मोबाइल है क्या, iOS है आपके पास? मेरे पास एंड्रॉयड है, लेकिन वो जितना कोई ये इशू नहीं, कंपाइलिंग का एंड्रॉयड इशू हो iOS रहा भी हो था ना, तब भी तो कोई इशू नहीं है। तो मैं। आप iOS में, एंड्रॉयड में जाएं प्ले स्टोर पे, आप वो प्ले स्टोर पे एक्सपो गो के नाम से एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ठीक है। जी जी। अगर इस सर, मैं आपसे मोबाइल में ये कह रहा हूँ कि अगर इस जब मैं पिक्सल उसे मोबाइल पे मैं आपको दिखाता हूँ, इस जी पिक्सल मोबाइल। डेवलपमेंट में रन कर रहा था ना, हाँ तो हाँ, यहाँ पे एक्सपो गो आपको दिखाता हूँ। ये एक्सपो गो की एप्लीकेशन आप इधर तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपने एक्सपो गो की एप्लीकेशन ये इंस्टॉल करके रखनी है, ठीक है। जी। सर, हम्म। मैं अभी ज्वाइन करती हूँ, वो फैमिली में थोड़ी सी इमरजेंसी हो गई है। ओके ओके ओके, फाइन फाइन।
अच्छा हाँ जी, आप बताएं। ठीक है, तो ये अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा वैसे बता देता हूँ। ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है फॉर मेकिंग क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। क्या आप समझ आई? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, मींस कि इसको कम्युनिटी गिटअप के थ्रू, फॉग के थ्रू हैंडल कर रही है। ओपन सोर्स है, पब्लिक इसका जो कोड है वो ओपन सोर्स है। अगर आप इसको देखें ना, रिएक्ट नेटिव एक्सपो का कोड पब्लिक है गिटअप पे। ये एक फेसबुक ने डेवलप किया क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। पहले तो होता है ना, आप iOS के लिए स्विफ्ट यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड के लिए जावा। ये एक प्लेटफॉर्म पर आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब यही सेम कोड आप iOS के एप्लीकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात समझ आई? जी सर। हाँ, तो हमें ये भी सीखना है। ठीक है, अब हमारा प्रोजेक्ट बन गया। वी विल गो टू इनसाइड द प्रोजेक्ट, oh sorry, and open the VS code for that. और VS कोड को also we will adjust in the center. यहाँ पे documentation या emulator open कर लेते हैं। where is the emulator? yeah, there. ठीक है, ये आपके पास इसका आपके पास सारा कोड है। पहले फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले आपके पास ऐप फोल्डर आएगा। अच्छा, आपने नेक्स्ट जेएस का आपको आइडिया है? जी सर। नेक्स्ट जेएस में फाइल बेस्ड राउटिंग होती है, ऐसी है? जी जी। जी सर। इसकी फाइल बेस्ड राउटिंग भी उसी से इंस्पायर्ड है। बात समझ आई? जी इसकी फाइल बेस्ड राउटिंग भी उसी से ही इंस्पायर्ड है। क्या समझ आई? बात समझ आई? जी जी। हाँ, ये थीम कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद एसेट्स पर आपके इमेजेस वगैरह फॉन्ट्स पड़े होंगे, जो कस्टम फॉन्ट्स आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास इमेजेस होंगी, जो इमेजेस फेवा स्प्लैश आइकन वो होता है जो जैसे एप्लीकेशन चलाए तो शो होगा। इस एप्लीकेशन का आइकन क्या होगा, इसके कंपोनेंट्स जो इसने ऑलरेडी बना के ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं। टैब बार आइकन, आयोनिक आइकन्स बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसके जो ऑलरेडी बने हुए हैं थीम कॉन्टेक्स्ट एंड ऑलरेडी इसने बना के दिए हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि पहले से हमें काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। थीम्ड व्यू, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स कलर, जो कॉन्स्टेंट चीज़ें होंगी वो एज ऑब्जेक्ट हम इधर स्टोर करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। इसमें कोई ऐसी कहा। अच्छा, ये हुक्स बनाई हुई है, कस्टम हुक्स बनाई हुई है। यूज़ कलर स्कीम, ये वाली कस्टम नहीं है, सॉरी, ये भी कस्टम नहीं है, ये वाली कस्टम है। ठीक है, ये कस्टम हुक बनाई हुई है यूज़ थीम कलर की। उसका बैकग्राउंड कलर लाइट या ब्लैक क्या रखना है वो थीम कलर इससे होगा। ठीक है, चूज़ स्क्रिप्ट्स में यहाँ पर रीसेट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। फाइन, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको, नहीं, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ऐप डॉट जेसन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप डॉट जेसन आपके पूरे एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नेम उसका क्या होगा, स्लग क्या होगा। हो सकता है यहाँ पर हमें इसका स्लग छोटा सा करके लिख दो, या ये स्लग बहुत, इसकी एक एक चीज़ प्ले स्टोर को चाहिए और iOS को चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्जन कोड बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर वर्जन कोड जो हमने रीसेंट पुश किया उससे पहले वाला प्ले स्टोर या iOS को दो तो एरर देगा कि हमने आप पुश करो। वर्जन कोड बहुत मैटर करेगा। ओरिएंटेशन, आइकन क्या है, स्कीम क्या है इसकी। स्कीम से मुराद कि इसका जो है आपने हम स्कीम आप यहाँ पे लिख दो, कोई भी रैंडम नाम लिख दो, लेकिन लोअर केस में लिखना है, जो कि स्पेस भी नहीं आनी चाहिए। जॉइन भी अंडरस्कोर से होगा। माय ऐप लिख दो, P2P ट्रेनिंग ऐप। इतना बड़ा वैसे अच्छा नहीं होता, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। P2P ट्रेनिंग लिख देते हैं। यूज़र इंटरफेस स्टाइल क्या रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप उसका ऑटोमेटिक चूज़ कर लेगा। स्प्लैश स्क्रीन ये होगी, ये वाली पाथ है उस फाइल का। ये रिसाइज मोड है, ये बैकग्राउंड कलर होगा। iOS स्पोर्ट्स टैबलेट ऑन कर दिया। एंड्रॉयड का अडेप्टिव आइकन के फोरग्राउंड आइकन क्या होगा, बैकग्राउंड आइकन क्या होगा, ये बैकग्राउंड कलर, ये जो आइकन है ना, ये जैसे ये देखो, ये फोरग्राउंड आइकन इमेज है, और इसके जो पीछे कलर आ रहा है ना वाइट, वो बैकग्राउंड कलर के थ्रू आ रहा है। कि वेब है, ये अक्सर हम यूज़ नहीं करते होते। प्लग इन है, एक्सपोर्ट आउटर यूज़ होगा। एक्सपोर्ट आउटर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा वहाँ पे नेक्स्ट राउटर है। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करती है, तो आप भी टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ कर लें। बात समझे? क्या जी समझ सर। आई? टाइप स्क्रिप्ट ही यूज़ कर लें। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट का जी पता सर, है? टाइप्सक्रिप्ट। जी जी। जी जी, हाउ ना है थोड़ा सा। हाउ नाउ? अच्छा।
सर इन्होंने मेरी अली से बात हुई थी, इन्होंने जावास्क्रिप्ट पे ये जो P2P साइट बनाई है ना, ये जो इनका प्रोजेक्ट था इन्होंने जावास्क्रिप्ट पे बनाई। मींस मींस के इनको टाइपस्क्रिप्ट का इन्होंने जो हाउ नो कहा है ना एप्पल ने, इस वजह से उन्होंने कहा हाउ नो। बाकी मेरा जो मैप्स होल है वो सारी टाइपस्क्रिप्ट बेस्ड है, ठीक है। क्योंकि जब मैं नेक्स्ट ईयर पे स्टार्ट लिया था तो वो टाइपस्क्रिप्ट से ही सारा स्टार्ट लिया था, तो वो वहाँ से ही टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, फाइन। अब आप इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दो लोग हैं। अगर तो आप पहले मैं आपको चला के इस तरह दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको चला के दिखाता हूँ एक्सपो गो के थ्रू, मतलब आपको बता देता हूँ कैसे चलेगा। अब इस प्रोजेक्ट को चलाना है मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आप अगर तो एमुलेटर चल रहा है तब भी ठीक है, नहीं चल रहा तब भी ठीक है। npx expo स्टार्ट की कमांड आपने यूज़ करनी है, npx expo स्टार्ट। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। सॉरी, बीच में ये नहीं आएगा, ठीक है। npx expo स्टार्ट जैसे दबाएंगे तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, चलेगी ये एंड्रॉयड फिर एप्लीकेशन सर अभी वो चलेगी। क्यूआर कोड आता है और वो स्कैन करना होता हाँ, है ये ऐप पे। अगर एक्सपो को यूज़ कर रहे बाकी हो तो अब ये क्यूआर कोड स्कैन ठीक है, करेंगे आप, जैसे ही फिर मोबाइल में बाकी एक्सपो अब को। लोकल होस्ट पे आपके रन हो जाता है। हाँ, ये मोबाइल आप रन ए कर। दबाते हैं तो वो एमुलेटर पे शिफ्ट हो जाता है, ए या ई, ए हाँ, पता नहीं कुछ ऐसे करके। जैसे ही आप ए दबाएंगे तो एंड्रॉयड में ओपन होगा, वो कह रहा है कि सिलेक्टेड वेरिएंट, ठीक है, जी हमने कहा अपडेट कर दो। और अभी वो एंड्रॉयड में उसमें शिफ्ट होगा, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। अभी वो अपडेटेड एक्सपो को कर रहा है उसमें। जैसे ही करता है फिर हम साथ साथ इसकी डेवलपमेंट करते हैं। आज हमने टू डू ऐप टाइप बनानी है, इन्वायरमेंट खड़ा करना है और टू डू ऐप्स, ठीक है। ये देखो, इसने ऑलरेडी स्टाइल्ड करके एक अच्छा सा कंपोनेंट ना, पैरालैक्स एनिमेटेड और स्क्रॉल व्यू स्क्रॉल रेफरेंस, ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करके दिया हुआ है इसको रेफरेंस, ठीक है। हम्म, ये देखें आप, वो एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सपो गो में अभी चल रही है, अभी एंड्रॉयड आपके एमुलेटर में चलने लगी है, ठीक है। जिशान भाई इसको थोड़ा सा जूम करना, किस चीज़ को? स्क्रीन को, नजर नहीं आ रहा सही। कौन सी स्क्रीन की बात कर रहे हैं आप, ये कोड वाली की हाँ, बात कर रहे कोड हैं या? वाली कोड वाली कोड वाली। ठीक है, लेट्स डू इट लिटिल बिट बिगर, ठीक है। हम इसका जो है टर्मिनल भी टर्न ऑफ कर देते हैं और लेट्स डू इट बिगर। अब ठीक है, नाउ फाइन। जी ठीक है। अब नाउ विजिबल इजीली, फाइन। जी जी ठीक है। हाँ, अच्छा, अब ये देखो एप्लीकेशन ऑलरेडी, ये था जो उन्होंने ऑलरेडी बनाकर हमें इनिशियल कोड के तौर पर दिया। उस प्रेस द बैक बटन, इसमें आप देखें एक्सप्लोर में क्लिक करेंगे तो और चीज़ें आ जाएंगी आपके पास ना, ये देखें, ये ऑलरेडी उन्होंने तो एक इनिशियल सी कोड दिया। इनिशियल से आप कैसे कि उन्होंने क्या किया है, अच्छा इसमें ना आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। इसमें 3 तरह की नेविगेशंस होती हैं। कितने तरह की? इसमें 3 तरह की नेविगेशंस है हमारे पास पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज स्टैक नेविगेशन। क्या? जो आपके ब्राउजर में ऑलरेडी आप स्टैक नेविगेशन यूज करते हैं। उसके बाद है टैब नेविगेशन। इस चीज को टैब नेविगेशन कहते हैं, जो ये होम बार और एक्सप्लोर, ये टैब नेविगेशन है। इसके बाद आती है ड्रॉ नेविगेशन। कौन सी? ड्रॉ नेविगेशन। अब ये वो नेविगेशन जो आपने एप्लीकेशन में देखा होगा कि लेफ्ट या राइट साइड से वो एक ड्रॉर ओपन होता है, उसे कहते हैं ड्रॉ नेविगेशन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रॉ नेविगेशन। बात समझ आई? जी सर। हाँ,
ये 3 नेविगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने लगानी भी। अभी हम इन दोनों के साथ काम कर रहे हैं, फिर ड्रॉ नेविगेशन भी लगाएंगे। लगानी किस तरह है वो हम एक्सपोर्ट आउटर की डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ेंगे, उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से करेंगे। बात समझे? अभी हम इसके कोड को, जो होम का कोड है ना, अब फाइंड का करना है होम का कोड। आप बता सकते हो होम का कोड कहाँ पे होगा? ये जो होम स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है, ये कोड कहाँ पर है? इसका आसान सबसे तरीका है कि हम पहले अंडरस्कोर लेआउट जो है ना, ये वैसे ही है जिससे आप लेआउट डॉट tsx या jsx बनाते हैं अपने नेक्स्ट जीएस पर, या आप रिएक्ट जीएस में आप एक हायर लेवल कंपोनेंट बनाते हैं ना जिसके अंदर एज अ चिल्ड्रन बाकी पास होते हैं। तो ये अंडरस्कोर लेआउट वो चीज़ है यहाँ पर। जी सर। बात समझ आई अहमद, यासिर, राना, अली? जी जी सर। जी जी। तो ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट का पता है सबको? हायर ऑर्डर कंपोनेंट मीन नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट जेएस की बात करो उसमें तो ये डायरेक्ट आप यूज करते हो लेआउट डॉट jsx या tsx, ठीक है। और रिएक्ट में आप क्या करते हो, एक कंपोनेंट बनाते हो जिसको आप एज अ चिल्ड्रन बाकी पास करते हो प्रॉप के थ्रू पास करते हो, और डिव के अंदर या जो भी आप नीचे जाकर उसको इस चिल्ड्रन को ऐसे शो कर देते हो। बात समझ आई? रिएक्ट में और नेक्स्ट.js में इसका फ़र्क। और अगर आप रिएक्ट नेटिव की बात करो तो इसमें एक फ़ाइल बनती सेम नेक्स्ट.js की तरह, उस फाइल का नाम अंडरस्कोर लेआउट डॉट tsx या jsx होगा। बात समझ आई? इस चीज़ की बात समझ आ गई? जी सर। जी सर। इसी वजह से हमने अंडरस्कोर लेआउट डॉट जेएस में क्या किया, सबसे पहले हमने रिएक्ट नेविगेशन वो चीज़ है जो हमें ये टैब, स्टैक और ड्रॉ नेविगेशन प्रोवाइड करता है। ये पहले रिएक्ट नेविगेशन एक एक्सटर्नल पैकेज होता था, अब इन्होंने इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एम्बेड कर दिया। मींस के बाय डिफ़ॉल्ट पैकेज पहले से इंस्टॉल करके देते हैं, पहले हम एक्सटर्नली करते थे इसे। ये डार्क थीम, डिफ़ॉल्ट वैल्यू थीम प्रोवाइडर, ये सब इनसे आ रहा है। यूज़ फॉन्ट एक हुक है जो बताती है जो हमने ये फॉन्ट ने कस्टम फॉन्ट यूज़ करने के लिए कस्टम फॉन्ट है। ये कस्टम फॉन्ट एसेट्स के अंदर, उसने कहा एसेट्स के अंदर फॉन्ट्स के अंदर ये पड़ा हुआ है, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन, आप स्प्लैश स्क्रीन इसे कहते हैं। अगर मैं इस एप्लीकेशन को टर्न ऑफ करके दोबारा से अगर चलाऊं तो आपको स्प्लैश स्क्रीन दिखाता हूँ। ये स्प्लैश स्क्रीन है जो ये आई है ना, यहाँ पे हम अपना आइकन लगाएंगे, इसे स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे हमने असल में किया क्या है कि स्प्लैश स्क्रीन को कहा है कि आप ऑटो हाइड बंद कर दो। मींस के अभी तो स्प्लैश स्क्रीन खुद से बंद हो, वैसे स्प्लैश स्क्रीन की नेचर ये होती है कि जैसे एप्लीकेशन का मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाए तो वो हाइड हो जाती है। हमने इस कोड से उसको कहा है कि खुद से हाइड ना हो जाएगा, लिखा भी हुआ पर। हमने कहा जब मेरे फॉन्ट लोड हो तब आप हाइड हो जाना, यूज फैक्ट लगाया है, लोडेड इफ लोडेड स्प्लैश स्क्रीन डॉट हाइड सिंक। बात समझ आई? अब आप प्रोग्रामिंग में बच्चे तो नहीं है कि मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊं, आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नोड लोड ना हो तो रिटर्न नल। बात समझ आई? जी जी। थीम प्रोवाइडर को जो ये रिएक्ट नेविगेशन प्रोवाइड किया, पहले ये प्रोवाइड नहीं करता था, हमें कस्टम हुक लिखनी पड़ती थी। आप शुरू किया तो आपको बड़ी आसानी है इन चीज़ों की। अब इसको अगर हम डार्क थीम प्रोवाइड करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज डिफॉल्ट थीम जो वो लाइट है। बात समझे? ये वो स्टैक नेविगेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमने एक स्टैक कंपोनेंट ओपन क्लोज किया, इसको एज अ चिल्ड्रन बाकी स्क्रीन्स पास किया। हमने इस स्टैक को, ये मेन एप्लीकेशन का मेन पहला स्टेप होता है। इस पहले स्टेप को हमने बताया कि ये वाला जो अंडरस्कोर वाली ये टैब्स वाली फाइल है ना, ये जो पैरेंथेसिस में है, राउंड पैरेंथेसिस में है, ये आपकी एक स्टैक नेविगेशन है, ठीक है। अगली आपकी स्टैक नेविगेशन एक नोट फाउंड की है, नोट फाउंड, ठीक है। अगर कोई स्क्रीन में उस स्क्रीन पे चला जाओ जो ना मिले तो ये एरर देता है इस तरह, ठीक है। यहाँ तो कंफ्यूजन से पूछ लें। अब जब हम टैब के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर भी एक अंडरस्कोर लेआउट जी ऐसा क्यों, उसकी जरूरत है। उसकी जरूरत ये कि बताना है कि इस टैब के अंदर जो कौन कौन सी स्क्रीन एज अ टैब नेविगेशन बिहेव करेंगी। बात समझ आई? बात समझ आई? जी जी सर। हाँ, अंडरस्कोर। अब एक्सप्लोर, ये देखो एक्सप्लोर की स्क्रीन बनाई है, तो एक्सप्लोर की स्क्रीन लेआउट में जाके बताया हमने कि एक टैब नेविगेशन है। एक्सप्लोर की फाइल का नाम लिखना है, क्योंकि मैंने बताया ना फाइल बेस्ड राउटिंग से इंस्पायर्ड है।
तो फाइल बताया कि एक्सप्लोर जो है ये एक फाइल का नाम जो है ये इसका टाइटल आपने ये टाइटल ये ऊपर शो हो रहा है दिस टाइटल विल बी शोन हेयर ये रहा ये एक्सप्लोर ये शो हो रहा है टाइटल नीचे टैब बार आइकन क्या शो करना है वो ये टैब बार आइकन से शो हो रहा है ठीक है फाइन अगर हम इसके हेडर स्टाइल पे जाएं थोड़ा सा इसको स्टाइल स्टाइल करें तो हम यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल पैडिंग 10 ऐड कर दो देयर इज नो सच इम्पैक्ट इसके लिए लेट्स देयर विल बी एन एरर या not header there will be tab bar style now padding is already not padding we will adjust a height should be 50 there is no such impact let's see 100 yeah now height should be 70 ठीक है height should be 70 and we will add the padding bottom to 10 pixel yeah now looks good now looks pretty visible fine इसी तरह एक्सप्लोर अब हम क्या करते हैं हम होम हैं जी अच्छा जो आपकी जैसे आप लिखते थे ना इनिशियल फाइल आपने शुरू से हमेशा पढ़ा इंडेक्स के नाम से होती है यहाँ पे भी यही रूल है कि जो हम पहली फाइल होती है ना उसका नाम इंडेक्स रखते हैं ये रूल नहीं है ये प्रैक्टिस है ये बेस्ट प्रैक्टिस है रूल मैंने आपको बताया कि ये टैब का नाम होगा और इस तरह की चीजें होंगी ये रूल बताए हैं अभी ये बेस्ट प्रैक्टिस बताया कि नाम इंडेक्स रखते हैं ठीक है अब इंडेक्स में आपको ये इनिशियल चीजें नजर भी आ जाएंगी अभी के लिए आप को अगर बात थोड़ी सी कम भी समझ आए तो फिर भी वैलिड है क्योंकि अभी जब इसका आप कोड को जब तक इसमें खेलेंगे नहीं इसके साथ चीज़ें नहीं करेंगे समझ आना मुश्किल है अभी हम क्या करते हैं अभी हम कंटेंट फाइंड कर करके उसे एडिट करते हैं हेलो वेव का कंपोनेंट कस्टम बना हुआ है वो जो हाई फाई वाला अभी हमने देखा है इसको ये हेलो वेव ये रहा ठीक है ये एनिमेशन लगाई हुई है इसने रिपीट की विद सीक्वेंस टाइमिंग ड्यूरेशन रन द एनिमेशन 4 टाइम्स ठीक है ये एनिमेशन लगाई हुई है इसने कि ये थोड़ा सा ना वो रिपीट करता है ड्यूरेशन उसकी वैल्यू जो है ना डिग्री की इस तरह तो हमें लगता है जैसे वेव हो रहा है ठीक है 0 से 25 के दरमियान जाएगा ये वैल्यू ठीक है 0 से 25 के दरमियान ही फ्लक्चुएट करेगी वैल्यू चार दफा ये इसका मतलब है वो देखो फ्लक्चुएट कर रहा है ठीक है हेलो वेव अच्छा कंपोनेंट है मुझे अच्छा लगता है अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे सेम हम एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं क्या बनाते हैं आई एम रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस ठीक है स्क्रीन वाज फाइन ठीक है हाँ फाइन ठीक है फाइन यहाँ पर हम एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं काउंट के नाम से किससे काउंट के नाम से एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं यू स्टेट फाइन 0 इनिशियल वैल्यू दे देते हैं इस काउंट को क्या होगा कि हम यहाँ पर इस पे कोई एक बटन ऐड करते हैं इसकी जगह पर थीम्ड व्यू के अंदर ना बाकी सारे कंटेंट रिमूव कर देते हैं जिंदगी थोड़ी आसान करते हैं फाइन यहाँ पर हम अच्छा यहाँ पे बटन जो है ना बटन से नाम नहीं होता यहाँ पे नाम होता है टचेबल ओपेसिटी क्या नाम होता है टचेबल ओपेसिटी और आपने अपना ना ऑटो सेव लाजमी बंद कर देना है क्योंकि साथ साथ हुआ ना तो आपकी एप्लीकेशन बहुत एरर देगी तो इस वजह से आप ना जब सारे चेंजेस कर लें फिर ही जाकर और कंट्रोल किया करें टचेबल ओपेसिटी के अंदर आपने डायरेक्ट अब एक एरर दिखाता हूँ आपको अक्सर आता है अगर आप यहाँ पे लिखें इंक्रीमेंट लिख देते हैं ठीक है एरर आया उसने कहा टेक्स्ट सिर्फ टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर रेंडर हो सकता है उसका कहने का मतलब था कि यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट कंपोनेंट लगाना है उसके अंदर ये लगाना है बात समझ आई हम टेक्स्ट की जगह ये ले लेते हैं ये वाला इसे ऑलरेडी बना हाँ वो क्यों
बस इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हुई है, इसको टेक्स्ट को समझने के लिए एक इसने अपना एक कंपोनेंट बनाया हुआ है टेक्स्ट के नाम से। अगर आप देखें ना, उसने अपना एक बनाया हुआ है टेक्स्ट के नाम से। ऐसे अगर हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ऐसे आप इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव, कह रहा है इसके अंदर जो लिखोगे मैं टेक्स्ट कंसीडर करूंगा। तो इसकी अपनी एक रूल्स है, ठीक है। आप इसके थीम्ड टेक्स्ट के अंदर देखते हैं क्या, इसका टाइटल, लिंक, डिफ़ॉल्ट, सेमी बोल्ड, टाइटल डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्टाइलिंग है। इंक्रीमेंट, वो देखो इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको फील भी होगा कि कोई चीज़ हो रही है। इसका साइज़ थोड़ा सा ना हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। लेट्स सी कंपोनेंट रेस्ट, अगर आप देखें स्टाइल कहाँ से हो रहा है, स्टाइल फर्दर स्टाइलिंग इसमें नहीं हो रही। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट सब टाइटल, टाइटल इफ़ यू यूज़ टाइटल, टाइटल वुड बी टू सेमी बोल्ड, डिफ़ॉल्ट सेमी बोल्ड यूज़ कर लेते हैं, या फिर सब टाइटल, ठीक है, फाइन, नॉट टू बैड। अच्छा, अब इस टचेबल ओपेसिटी को स्टाइल करने के लिए आपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सीएसएस लिखनी है, स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, और आगे आपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टाइल शीट लिखनी है। बात समझ आई? अब हम वही यहाँ पर एक लिखते हैं बटन के नाम से, बटन BTN के नाम से एक स्टाइल ऐड करते हैं। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैडिंग रखेंगे 5 पिक्सल की, सॉरी 5। यहाँ पे पिक्सल स्ट्रिंग में वैल्यू नहीं देनी, स्ट्रिंग में नहीं एक्सेप्ट करता वो, बाय डिफ़ॉल्ट जो है नंबर फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा और उसको कंसीडर पिक्सल ही करेगा। और यहाँ पर हम करेंगे बॉर्डर रेडियस गोलाई के लिए, ये आपका एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ये भी इशू क्रिएट करेगा, छोड़ो। यहाँ पे 25 ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाँ बस इनफ है। अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने जाना है स्टाइल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने स्टाइल्स जो इस वेरिएबल का नाम है, इस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ वो डॉट BTN, ये पड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ पर हमने बॉर्डर तो लगाया नहीं, बॉर्डर यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी नहीं चले, काम नहीं करेगी, हमें अलग अलग ही लिखना है। बॉर्डर कलर आपका जो है वो ब्लैक होगा, बॉर्डर विड्थ, इसके लिए भी आपकी ज़िंदगी आसान करने के लिए एक काम आपको बताऊंगा मैं। बॉर्डर कलर विड्थ एंड बॉर्डर स्टाइल जो है वो सॉलिड, ठीक है। जी जी दानियल बताएं। सर मैंने पूछना था, जैसे हमारे क्लास बेस्ड है ये CSS के लिए टेलविंड, हम्म, तो इसमें नहीं है बता कोई रहा हूँ, ऐसा? इसमें भी है, लेकिन वो अभी पहले आप स्टाइल शीट सीखेंगे, वो जी आसानी बेसिक्स, समझ आएगा। बेसिक, हम्म, ठीक है, ठीक अगर आप इसको आप फ्लेक्स 1 करेंगे तो ये, और इसके बाद आप जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे, नो इट विल, इट इज़ वर्किंग और नॉट रिफ्रेशिंग, नो इट विल नॉट वर्क। हमें यहाँ पे वो करना पड़ेगा, एक 1 सेकंड यार, पक्का बंद कर रही है शोर आंदा, तेरे पता है वीडियो रिकॉर्ड हो रही, 2 मिनट बंद कर दे। हाँ जी, फ्लेक्स 1 जो है ना, यहाँ पे अभी नहीं हमने काम लगाना, अभी हम यहाँ पर इसको कोई ऐसी स्टाइलिंग लगाना चाह रहे हैं कि ये BTN तो हो, साथ इसकी विड्थ भी फिक्स करें। अगर हम इसकी जेनेरिक स्टाइलिंग की बात करें तो हम यहाँ पर एक और ऐड कर देते हैं, यहाँ अगर हम इसी को ही एक फिक्स कर दें, विड्थ 50, विड्थ 50 इज 2 बिट, ठीक है। अब इस कंटेंट सेंटर का है कि हाँ, कंटेंट सेंटर करने के लिए हमें इस थीम्ड के पास जाना पड़ेगा, लेकिन लेट मी सी कि अगर हम इसको स्टाइल दें ऐसे, स्टाइल, हाँ ये ले रहा है, स्टाइल ले रहा है, फाइन फाइन, इट इज टेकिंग द स्टाइल। तो हम यहाँ पे स्टाइल पास करते हैं इसको, वो ये होगा टेक्स्ट अलाइन, लेट्स सी वर्क करता है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको टेस्ट एंड ट्राई करना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ काम करती कुछ नहीं करती, तो अक्सर मुझे भी बहुत सारे टाइम यूटिल, लेकिन जब हम CSS टेलविंड लगाएंगे ना तो काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अभी के लिए लेट्स सी,
यहाँ पर हमें विड्थ भी फिक्स की, लेट्स टेक्स्ट अलाइन हेयर, स्टिल नॉट वर्किंग, still not working, and justify content center, still not working. And if we do, no, if we do, there is an issue. Touchable opacity, themed view, and then themed view, and if we do something, yeah, now working. Beside this it was not working, so no. ये देखो इस तरह हमें पता चला कि इससे काम कर रहा है वो, और अगर हम यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी कुछ रिमूव कर दें, या स्टिल नाउ वर्किंग, मेरे ख्याल सेव नहीं किया था पहले हमने, ठीक है। नाउ वर्किंग, टेक्स्ट इज सेंटर नाउ। अब ये देखो बटन ऐसे वर्क करेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। इसी चीज को हम कॉपी कर देते, इसी चीज को हम एक और पूरे कंपोनेंट को कॉपी कर लें, डिक्रीमेंट बना लें, फाइन, डिक्रीमेंट बन गया। ये थीम्ड व्यू ऑप्शनल है, इसकी क्या ज़रूरत है, हम ज़िंदगी थोड़ी आसान ही रखते हैं, इसको जो है ना रिमूव कर देते हैं। मेरी कोडिंग स्पीड तो थोड़ी ज़्यादा तो नहीं लग रही, कहीं वो मैं एडिटिंग वगैरह थोड़ी तेज़ करता हूँ, सोचने में बहुत टाइम लगता है मैं इसके जो VS कोड के टूल इतना यूज़ किया है कि वो इसकी इतनी बहुत आदत हो गई है। बहुत सारे शॉर्टकट्स आते हैं, अभी मैं वो भी नहीं यूज़ कर रहा, वरना बहुत स्पीडीली इधर से उधर चीज़ें जाती हैं, ठीक है। इंक्रीमेंट, अब हमने इनके पीछे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, हमको एक फंक्शन, अच्छा यहाँ पे ये डायरेक्ट कभी नहीं ऐसे यूज़ करना, वो बहुत बुरी प्रैक्टिस है मोबाइल एप्लीकेशन में कि मैं यहाँ पे ऑन कुछ लिख के आगे कर दूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना के काम करने ज़्यादातर। मैं लिखता हूँ इंक्रीमेंट, यहाँ पर जितनी आप जेनेरिक कोडिंग करेंगे ना उतनी आपकी एप्लीकेशन की स्मूथनेस बेहतर होगी। अगर आपने रफ कोड किया तो वेब में तो आपको इतना इम्पैक्ट फील ना हो, इसमें इम्पैक्ट पड़ता है। क्या बात समझ आई? जेनेरिक कोडिंग और दूसरा कोडिंग कौन सी होती है? क्या बात समझ आई? हेलो, एम आई ऑडिबल? जी सर, वो आप फंक्शन बेस्ड कोडिंग की बात कर रहे हैं और साथ आप वो वेरिएबल बेस्ड। जेनेरिक कोडिंग की बात कर, जेनेरिक कोडिंग का क्या मतलब है? यासिर प्लीज बताएं जेनेरिक कोडिंग क्या होती है। यासिर, यासिर जी बताएं जेनेरिक कोडिंग क्या होती है। आइडिया नहीं है इसका। जेनेरिक कोडिंग होती है जब आप रीयूजेबल कंपोनेंट्स में कोड लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि वो कंपोनेंट को हम फर्दर दूसरे कामों के लिए जस्ट रीयूजेबल, मिसाल के तौर पर इन्होंने कितना रीयूजेबल कंपोनेंट लिखा है कि थीम्ड व्यू, मैं बार बार इसे रीयूजेबल कर रहा हूँ, आदत है मैं इसको यहाँ पे बनाता, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। बात समझे? इन्होंने जेनेरिक कोडिंग की है। क्या की है? जेनेरिक कोडिंग। आपने भी जेनेरिक कोडिंग करनी है। अभी हमारा फंक्शन बन गया, अब इसे करना कैसे है? यहाँ पर वहां पे आपका ऑन क्लिक होता था, यहाँ पे ऑन प्रेस है, टचेबल ओपेसिटी में आपने ऑन प्रेस और यहाँ पर आपने फंक्शन पास कर देना है जो काम कर रहे होंगे। अब मैं फंक्शन सॉरी उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कंसोल कर लेता हूँ। अभी कंसोल तो हमने टर्मिनल तो इधर बंद किया हुआ है, विजिबिलिटी के इश्यूज है, वरना कंसोल भी इधर वर्क करता है, इधर कंसोल काम करता है। बात समझ आई? दिखाता हूँ आपको, अदरवाइज आप समझे इधर कंसोल काम ही नहीं करता। ये देखे कंसोल इधर भी सेम वैसे ही काम करता है, पर ब्राउजर की जगह टर्मिनल में आंसर देगा आपको। ये देखे मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ तो टर्मिनल में आंसर दे रहा है। बात समझ आई? ये देखें, समझ आई? तो हम अभी टर्मिनल के बजाय यहाँ पर ना इसकी आउटपुट ले लेते हैं। अगर हम इसी चीज़ को नीचे कॉपी करें और हेलो वेव की जगह हेलो वेव को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर वेलकम की जगह वो काउंट की वेरिएबल शो कर देते हैं और इधर टाइटल की जगह हम लिखते हैं सब टाइटल, लिखते हैं काउंट। ये क्या समझ आई? देखो
ये देखो अब काउंट की वैल्यू माइनस प्लस हो रही है, बात समझ आई? जी ये सर। देखो, बात समझ आई? जी जी सर। यहाँ पर आप और फर्दर फिर लगा सकते हो कि अगर जो है दो तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका पहले वाला बेहतर होगा, री रेंडरिंग से बचेंगे। उसमें ये होगा कि अगर तो काउंट की वैल्यू ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो गई है तो आपने रिटर्न कर देना, मीन्स के माइनस से वापस ना जाए, अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो। बात समझ आई? अभी देखिएगा, ये देखो माइनस से पहले एक 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 वैसे ही सवाल पूछता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मेरे जहन में एक सवाल, एक तरीका और आया था। अगर फर्ज करो मैं इसको ऐसे करूँ, ये तरीका, और ऊपर वाले को ऐसे रिमूव कर दूं, नीचे वाला तरीका और ऊपर वाला तरीका सेम चीज को प्रिवेंट करेगा, ये देखो। लेकिन मैंने क्यों कहा कि पहले वाला तरीका बेहतर था? कोई बता सकता है? जल्दी से बताएं, किसी के जहन में कोई इसका आंसर आता है तो जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। लाइक सर कोड हमने ज़्यादा लिखा है शायद उसकी वजह से, कोड या ज्यादा थोड़े का इशू डेनरी नहीं है, कुछ और इशू है। डेनरी इसका ऑपरेशंस इशू है कि अगर इस मैं इसको सेट टाइम आउट को करूं, ये वैल्यू तो अपडेट करेगा। अगर मैं इसको जी बेशक सेम वैल्यू दे रहा हूँ, ये वैल्यू अपडेट करेगा। वैल्यू यूज स्टेट की वैल्यू अपडेट का मतलब होता है डॉम में, इसे डॉम नहीं होता लेकिन इसके पूरा पेज रिफ्रेश हो जाता है, पे स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है, सॉरी स्क्रीन रिफ्रेश हो जाती है, ठीक है? जी सर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तरीका बेहतर नहीं है, हमने किसी तरह यूज स्टेट की यूजेबिलिटी चीजों को कम करना है। क्या समझ आ रही है? यूज स्टेट को कम करना है, यूज करना। तो इस वजह से मैं कहता हूं ऊपर वाला तरीका बेहतर है कि आप मुद्दत तक पहुंचने से पहले उसे वापस भेज दें। हाँ समझे? ठीक है, जी सर। वो यहां तक समझ आ गई? बात समझ आ गई? ठीक है। सर हम लोगों ने यूज स्टेट की रीयूजेबिलिटी को लेस क्यों करना है? यूज स्टेट असल में पेज स्क्रीन जितनी रिफ्रेशिंग होगी उतना ही आपकी एप्लीकेशन स्लो होती है थोड़ी सी। ओके। तो हमने मिनिमम से मिनिमम रिफ्रेशिंग करनी, फैचिंग भी हम मिनिमम से मिनिमम, ये प्रैक्टिस आपकी वेब में भी ऐसे ही यूज होगी, वेब में भी वैसे ही यूज, ऐसे ही यूज होती है, ठीक है? सर वन मोर क्वेश्चन कि यस। यहाँ पर हम लोगों ने इन फाइल सीएसएस को यूज किया है ना, तो हम लोग यहाँ पर एक्सटर्नल हमने, से हाँ हमने CSS नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे जी होती है स्टाइल शीट। वो इसका लिखने ओके का तरीका CSS के तरह ही होता है, प्रॉपर्टीज भी वही हैं, लेकिन इसे स्टाइल शीट कहते हैं यहाँ पे, ठीक है? ओके। तो सर हम लोग इसकी एक्सटर्नल फाइल नहीं क्रिएट करेंगे कि इसमें सिर्फ वो इन भी कर फाइल सकते हैं, वो लिखेंगे? भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन उधर से जाने से पहले आपको एक और तरीका बता देना है। ओके। अब हम यहाँ पे ना अलर्ट्स वगैरह देखते हैं, अलर्ट्स यहाँ पे लगाना, वो भी हमने खुद से नहीं, इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, उसमें लिखा होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपके आ रही है, यहाँ पे लिखें अलर्ट्स इन रिएक्ट नेटिव, फर्स्ट वन ही ऑथेंटिक है। आप अलर्ट्स में जाएं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ये नज़र आ रहा है अलर्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल कौन सा अलर्ट्स, क्रिएट विद 3 बटन्स 2 बटन्स, फॉर एग्जाम्पल 2 बटन्स वाला करते हैं। कोड को कॉपी करते हैं, वेयर इज द फंक्शन एंडिंग, फंक्शन है यहीं पे एंड हो रहा है। जस्ट कॉपी दिस एंड गो टू द एप्लीकेशन, go in the site this way। हम यहाँ पर जाते हैं, इसके अगर हम लेस देन हो तो हम अलर्ट शो करें। ये अलर्ट को आपने इंपोर्ट भी कर लेना, और अलर्ट टाइटल क्या हो, वैल्यू एरर लोअर बाउंड टच्ड, ठीक है? और बात समझ आ गई? अब हम नीचे से, मैं जीरो से नीचे जाता हूँ तो अलर्ट शो होना चाहिए। अलर्ट शो हो गया, देखो वैल्यू एरर, ये आपने अलर्ट जो शो होता है ना आपको, ये इस तरह कोड में आता है। बात समझ आई?
जी ओके सर। सर। हाँ, लोअर बाउंड रीच। अब अगर हम मैं चाहते हैं कि यूज़र कैंसिल करें या क्लिक करे उस पर भी कोई चीज़ हो, तो आप यहाँ पे फिर इसके ऑन प्रेस पे यहाँ पर कोई फंक्शन है, कोई चीज़ कॉल कर सकते हैं। अभी कंसोल कॉल हो रहा है, तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर इसको एम्प्टी फंक्शन के तौर पर छोड़ दो। अब कंसोल भी मिनिमम से मिनिमम यूज़ करना है, ये भी एक टेक्टिक है। अब नहीं मतलब डेवलपमेंट के तौर पे तो यूज़ करने हैं, लेकिन जब प्रोडक्शन पे जाएगा तो सारे कंसोल रिमूव कर देने हैं। लेकिन ये वाई नीचे, अच्छा हाँ, एक एक यहाँ पे एरर है, जल्दी से बताएं, किसी कोई लॉजिकल एरर है। वैल्यू माइनस में क्यों जा रही है? वैल्यू माइनस में जा रही है, मैंने डिक्रीमेंट में बाउंड किया हुआ लेकिन फिर भी जा रही है, जल्दी से बताएं। यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई, यहाँ पे रिटर्न भी तो लगाना है कि अगर ये चले तो बाहर चले जाना। ठीक है, वो देखो अब एरर आ रहे हैं। इंक्रीमेंट तो होगा ही होगा। ठीक है, बात हो जाए। जी जी सर। सर। अलर्ट्स हो गए, अलर्ट्स हो गए। इसके बाद अगर हम और एक्सपो की एपीआई वगैरह देखें, उसमें और जो चीज़ें आती हैं, लेट्स टेक टू दिस साइड। ये द क्रिएटिव फर्स्ट एप्लीकेशन डाउनलोड एसेट्स npm रीसेट। कोई ज़रूरत नहीं है बॉयलर प्लेट की इसकी, आप करें। रीसेट प्रोजेक्ट जो है इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड एसेट्स, ये देखें आपको तीनों तीनों जगह से उसने ये साइट आपको दिखा दी है। ठीक है, एडिट द स्क्रीन वो आपको बता रहा है कहाँ से आपने एडिट करना स्टार्ट करनी है। ठीक है, ब्लैक हो जाएगा अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लैक करेंगे। ठीक है, देखो चैप्टर 1 क्रिएट फर्स्ट एप्लीकेशन। इसके बाद वो कह रहा है ऐप नेविगेशन की तरफ अगला टॉपिक आता है, ऐड नेविगेशंस। बात हो जाए। अब फॉर एग्जांपल हमने एक पेज से दूसरे पेज की तरफ डाइवर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एक्सपो राउटर नेविगेशन की डॉक्यूमेंटेशन में जाकर कि यहाँ पर नेविगेशन बिटवीन पेजेस जो है वो कैसे कर रहे हैं। एक तो लिंक के थ्रू करते हैं, फर्स्ट हम लिंक के थ्रू करते हैं, बाकी हुक के थ्रू भी होता है। फर्स्ट हम लिंक के थ्रू करते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे एक बटन बनाते हैं जल्दी से, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट नीचे। यहाँ पे बटन बनाते हैं, बटन नहीं, लेट्स नॉट ऐड बटन डायरेक्ट, वी विल ऐड थीम्ड व्यू के अंदर ऐड करते हैं। थीम्ड व्यू, थीम्ड व्यू एक कस्टम कंपोनेंट बना हुआ है, लेकिन ये वैसे थोड़ा स्टाइल कर देता है और कुछ खास नहीं है। टाइटल कंटेनर, यहाँ इसकी जगह आप व्यू भी लिख सकते हैं, व्यू, सिंपल व्यू जो रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर हम वो लिंक कॉपी कर देते हैं जो वहाँ से हमने पेस्ट किया। लिंक कंपोनेंट को इंपोर्ट भी करना है एक्सपो राउटर से, रिएक्ट नेविगेशन से ना करिएगा, एक्सपो राउटर से। और वो एरर देगा कि इसका सलूशन ये होता है कि हमें इसको जो है ये डबल कोटेशन ना लगानी। असल में ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हमें एक चीज़ बताना पड़ेगा। ये चीज़ से मैं कहने लगा कि अगर ये लफ्ज़ों पर मैटर नहीं करता। ये कहता है कि मुझे अगर मिलेगी चीज़ तो मैं एरर नहीं दूंगा, अदरवाइज एरर देगा ये। जैसे हम सेव करेंगे तो एक बटन, ये देखो व्यू यूज़र का आ रहा है, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो एक्सप्लोर में चला जाता। व्यू यूज़र, यहाँ इसको एक्सप्लोर यूज़र्स, बात हो जाए। ये देखो एक्सप्लोर यूज़र्स आ, लेकिन इसको अगर बटन बनाना है ना तो इधर व्यू की जगह टचेबल ओपेसिटी कर दो, वो बटन की तरह जो है टचेबल ओपेसिटी कर दें। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो एक्सप्लोर यूजर्स पे चला गया, दूसरी स्क्रीन पे चला गया। ठीक है, बात समझ आई। जी सर। आप अगर यही सेम चीज हुक के थ्रू करनी हो, ये लिंक के थ्रू हो रही है ना, ये वो उस तरह ही है जिस तरह आप नेक्स्ट जेएस पे लिंक लगाते हैं। बात समझ आई। अब यही सेम एक चीज एक छोटी सी हुक के थ्रू कर लेते हैं और आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। वेयर इज द फैट फाइल, दिस वन। एंड अगर हम इसको देखें हुक के थ्रू, यहाँ पे कहीं हुक होगी, हुक 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 हुक, पाथ नेम पैरम, नो,
यूजिंग यूज राउटर, यहाँ पे आप सर्च करें यूज राउटर का होगा, ये यूज राउटर हुक, ये यूज राउटर के थ्रू हम इसको ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल इसको मैं इस साइड पे करता हूँ, यूज राउटर का एक हुक हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। यूज राउटर का इंपोर्ट किया, अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं const go to explore। अब ये मैनुअली हमें सारा काम करना पड़ेगा, पहले तो लिंक तो कर रहा था ना, कभी कभार मैं हर चीज़ वहाँ से नहीं, तो मैनुअली अगर हम करें, मैं राउटर डॉट रिप्लेस कर देते हैं, मीन्स के पिछली स्क्रीन का सारा वो जो कैशे रखा होता है उसने। मोबाइल एप्लीकेशन की खासियत है कि अगर हम आगे जाएं वापस आएँ तो वो वापस उसी स्क्रीन, वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, वेबसाइट में वो आगे जाए तो पिछला डॉम से निकाल देता है, लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन में वो नहीं निकालता, वो कैशे रखता है। तो इसलिए यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन भी कि क्या हम मैं इन पिछले वाले सबको रिप्लेस करके अगली चीज़ पे चला जाऊँ। अभी के लिए आप पुश यूज़ कर लें, पुश एक्सप्लोर पे जाएं, पुश एक्सप्लोर पे, और गो टू एक्सप्लोर फंक्शन को आप यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर दें। फॉर ये भी रहने देते हैं, और किसी एक और बटन भी बना लेते हैं, गो टू एक्सप्लोर मैनुअली, ठीक है। और यहाँ पे इसको ये वाला फंक्शन कॉल कर देता है, सॉरी, गो टू एक्सप्लोर, ठीक है। ये देखो मैं क्लिक करता हूँ, मैं उस एक्सप्लोर स्क्रीन पे चला गया, ये देखो। इसी तरह स्टैक नेविगेशन भी काम करेगी, अभी हमने स्टैक नहीं पढ़ी, स्टैक ऊपर से ऊपर तले स्क्रीन आएगी, ठीक है। ये आज के दिन हमने प्रोजेक्ट सेटअप किया, उसकी फाइल स्ट्रक्चर को समझा थोड़ा, और एक काउंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की टू एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। बात समझ आई? ठीक है सर। जी सर। कल हम फिर टू डू एप्स और फर्दर इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके फाइन, ये कोड ये चीज़ें जो मैं रिकॉर्डिंग आपको ना अपलोड करके अभी फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। ओके सर। थैंक यू।